हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेगी जी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि हम लोग जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस। और स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो चल रहा है एवरेज से रिलेटेड, औसत से रिलेटेड। ठीक, और इस एवरेज में मैंने आप लोगों को अभी तक जो क्वेश्चन कराए हैं वह दोनों तरीके क्वेश्चन कराए हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन एक कराया था कि जिसमें हमें स्पीड दे रखी होंगी, 2 या 2 से अधिक स्पीड दे रखी होंगी, और उसमें वो हम लोगों से चाल पूछ रहा होगा, औसत चाल पूछ रहा होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने कराया था कि जहाँ पर हमें उसने एवरेज स्पीड दे रखी है और उनके बीच का कोई एक चाल हमारे से पूछ लेता है। ठीक है ना, 2 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। तो आगे आज स्पीड टाइम डिस्टेंस के कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन और हैं हमारे पास, तो उन्हें आगे आज कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। तो जो विद्यार्थी अभी हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को तो लाइक तभी करना जब वीडियो कंप्लीट होने को हो। ठीक, जब आपको सही लगे तभी आप लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं। तो आज क्लास शुरू करते हैं, और आज भी हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पर जो क्लास कराई जा रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, लेकिन इस फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी तुम्हें क्वेश्चनों में रियायत की जाए, कहने लगे चलो कोर्स फटाफट खत्म किया जाए, ऐसा कहीं से कहीं तक भी कोई मकसद नहीं है, और वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है ना, सभी तरीके क्वेश्चन कराने का प्रयास है, और सीधा सा उद्देश्य यही है कि आप लोगों की नौकरी जल्दी से जल्दी लग सके। बस आप लोगों को मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, मुझे आप लोगों को उन लोगों तक पहुँचाना होगा जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आर्थिक कोई भी समस्या हो सकती है, या जहाँ पर वे रह रहे हैं वहाँ पर कोचिंग की या तो वहाँ पर अच्छे टीचर नहीं है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, मतलब कुल मिला के वे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। अब आप मुझे उन लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे? तो उसे पहुँचाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग मिलते हैं उन सबको शेयर कीजिए, और उनसे आगे बोलिए कि आप उनके कॉन्टैक्ट में जितने लोग होंगे उनसे आगे वो शेयर करें, और उन लोगों को जो नहीं पढ़ सकते, ठीक, उन लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाएं, मेरे चैनल के बारे में बताएं। ठीक, तो अगर ऐसा आप करते हैं तो यही मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। ठीक, यही बस मुझे चाहिए कि मुझे उन लोगों तक पहुंचा दो जहां पर लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश। रीज़न कुछ भी हो सकता है, जॉब का रीज़न हो सकता है, पैसे का रीज़न हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का रीज़न हो सकता है, सोर्स, अदर सोर्स किसी चीज़ का रीज़न हो सकता है। ठीक है ना, तो बस आपको बस इतना ही करना है, और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो जिन विद्यार्थियों का आना था आ गए, और आगे आते रहेंगे, अभी तो एक दो आते रहेंगे। ठीक है, और जो वीडियो को बाद में देखते हैं कोशिश ये करें कि वीडियो को लाइव ही देखें। ठीक, आज हमारा मैथ का डे 31 है, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस, और हमारे जो बैच की टाइमिंग है वो है रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। तो कोशिश करें कि आप लोग लाइव ही आएँ, क्योंकि देखो लाइव आने का केवल मैं बार बार फोर्स इस वे कर रहा हूँ। लाइव आने के लिए फोर्स का केवल मेरा करने का रीज़न यही है कि जब सभी स्टूडेंट उनका कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप लोग भी उनमें जुड़िए और आंसर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर उस पहले से पहले आंसर देंगे तो आपके अंदर एक कंपटीशन आ जाएगा। कंपटीशन यानी कि आपको पता चलेगा कि आप कितने आगे चल रहे हैं या कितने पीछे चल रहे हैं। ठीक, तो आपस में प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाएंगी अपने खुद के स्टूडेंट के बीच में। ठीक है ना, तो वहाँ से जो तेज देगा वो तेज़ी से आंसर आएगा, जो लेट देगा उसे पता चलेगा कि अभी वो पीछे है, उसे और एफर्ट करने का ज़रूरत है। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो ये हट जाया करेगा। ठीक है ना, तो डे 31 चैप्टर चल रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस, और हमारी जो टाइमिंग है वो 9:30 बजे से 10:30 बजे रात को डेली है। कल इशू हो गया था नेट का, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं चला पाया, और आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे यहाँ से मैसेज भी नहीं जा रहे थे। ठीक है ना, तो हो जाता है कभी कभी इस तरीके से। हालांकि पूरे दिन की क्लास बहुत अच्छी चली है, कोई बात नहीं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं
और कोशिश करेंगे कल का भी कुछ हम कवर कर पाएँ, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग और क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये रहा, एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि इसने पहले दिन 1440 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर तय किए हो तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल का पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से कितना अंतर होगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताइए और फिर देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। तेज़ी से कमेंट सभी करेंगे, ठीक है ना, और कोशिश करें कि सबसे पहले कमेंट करें, क्योंकि जो सबसे पहले कमेंट करेगा, ठीक, मैं ये मान के चलूँगा कि वो हाँ समझ में आ रहा है उसे और मेरा पढ़ाना भी सफल हो गया है। तो कमेंट सभी को करना है। अगर आपका आंसर आ जाता है और आप कमेंट नहीं करते तो मतलब ठीक है, नहीं करते, लेकिन करो, सभी करो, क्योंकि मान लो तुम्हारा आंसर जल्दी आया और दूसरे स्टूडेंट जो जिनका आंसर लेट आया उन्होंने कमेंट किया, कम से कम उन्हें तो पता चले कि आपसे भी आगे कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक, तभी तो प्रतिस्पर्धा बनेगी उनके बीच में। चलिए तो फटाफट कमेंट कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए सभी तेजी से। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन है, दिख तो सही रहा होगा, आवाज क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए, एक रेलगाड़ी 2 दिन 8 घंटे, एक रेलगाड़ी 2 दिन 8 घंटे में 3584 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 दिन का मतलब कितना हो जाएगा, एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 48 घंटे और 8 घंटे ये, तो मैं कह सकता हूँ 48 और 8 56 घंटे में उसके द्वारा 3584 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, ठीक है ना। आगे वो क्या कह रहा है कि पहले दिन 1440 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जबकि दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की दूरी तय की गई। हम ये देख लेते हैं कि 2 दिन में कितनी दूरी तय की गई और, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 दिन में जो डिस्टेंस कवर की गई वो 3048 है। उसने पूछा है कि जो शेष यात्रा है उसके लिए एवरेज स्पीड तथा संपूर्ण यात्रा के लिए एवरेज स्पीड का डिफरेंस, शेष यात्रा के लिए और संपूर्ण यात्रा के लिए एवरेज स्पीड है उसका अंतर पूछा है, ठीक है। अब जरा समझो, शेष यात्रा के लिए उसके पास शेष यात्रा कितनी बची वो निकाल लेते हैं। टोटल कितनी है 3584 और वो चल चुका कितनी 3048, तो 14 में से 8 गए तो 6, ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 4 गए तो 3 और ये हो जाएगा 5, 536 किलोमीटर अब उसे चलना है और समय है उसके पास 8 घंटे। तो शेष यात्रा के लिए एवरेज स्पीड क्या मैं 536/8 लिख सकता हूँ, कैलकुलेट करके आ जाएगा 67 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने पूछा शेष यात्रा यानी कि 67 और टोटल के लिए टोटल यात्रा है 3584/56। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 64 किलोमीटर पर आवर। कर लेना आप लोग कैलकुलेट, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किंतु अब वो क्वेश्चनों को इस तरीके से नहीं दे रहा, मतलब ऑप्शन ऐसे नहीं दे रहा कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, वो देगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम, 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम या 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा। तो इसके लिए तुम ये देखो, उसने पहले शेष की बात की, देन टोटल की बात की, तो शेष माइनस टोटल जिस सीक्वेंस में कहा है उसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे
यदि आंसर आता है प्लस तो हम लिखेंगे ज़्यादा, और उसी सीक्वेंस से आता है माइनस तो हम लिखेंगे कम। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो सीधी सी बात यह है, आप लोगों को बस ये देखना है कि 2 दिन का मतलब हो गया 48 घंटे, 8 घंटे आगे के, तो 56 घंटे में उसने 3584 किलोमीटर की दूरी तय की। पहले दिन 1440, दूसरे दिन 1608, ओवरऑल 2 दिन में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? तो गई 3048। ठीक, उसने पूछ लिया शेष यात्रा, तो यानी कि 3048 के बाद जो शेष बची वो यही तो बची। ठीक, 536 और शेष आवर्स कितने बचे भाई? 48 घंटे हो चुके ना 2 दिन का मतलब। 2 दिन का मतलब कितने हो चुके? 48, तो बचे कितने हैं? 8 घंटे। तो 536 8 घंटे में यदि कवर करेगा तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 67। टोटल का डिस्टेंस पता है, टोटल का टाइम पता है, तो वह आ जाएगा 64। तो उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, समस्या तो बताओ, अदरवाइज अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों को भ्रमित करने के लिए दिया गया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हटा देता हूं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 37 वर्ग किलोमीटर है। यदि कोई व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक छोर से अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन जब उसकी दिशा बदल जाती है तो उसकी गति क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है। एक चक्कर पूरा करने पर उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो उसे पूछ ले, जब वो एक चक्कर पूरा करेगा तो जो उसकी औसत गति होगी वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करके मुझे इसका उत्तर बताइए। फटाफट इसे सॉल्व करके मुझे उत्तर बताइए। देखो, इस क्वेश्चन में उसने आपको कहा है कि एक वर्ग है। वर्ग की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। वर्ग की प्रॉपर्टी होती है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर। हालांकि उसने वर्ग का एरिया अर्थात क्षेत्रफल दिया है 37.1 किलोमीटर, लेकिन उसने कहा है कि मान लो प्रारंभ में वो यहाँ से चल रहा है। प्रारंभ में जो वो चलता है 20 मीटर प्रति सेकंड गति से, लेकिन उसने कहा जैसे ही वो मोड़ लेता है तो उसकी गति क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर हो जाएगी 40 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर हो जाएगी 60 मीटर प्रति सेकंड। उसने पूछ लिया कि यदि वो एक चक्कर पूरा करता है, यदि वह एक चक्कर पूरा कर रहा है तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। भाई एक चीज़ समझो, हमें इस क्षेत्रफल का कोई रोल नहीं है। हालांकि इसका अगर मैं अंडर रूट करूँगा, जो कि शायद काफ़ी टफ है, पॉइंटों में जाएगा, ठीक, तो उससे भुजा ही तो आएगी, लेंथ ही तो आएगी। लेकिन हमें तो एक रूल ये पता है ना कि यदि लंबाई बराबर है और उसने 2 या 2 से अधिक चाल चली हुई है, जैसे कि 20, 30, 40 और 60, प्रत्येक चाल में उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो बराबर है, तो हमें जरूरत ही नहीं है डिस्टेंस की। हम तो अपने एलसीएम से अपनी खुद के अनुसार निकालते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक चाल दे रखी हो और प्रत्येक चाल में चली गई दूरी बराबर हो तो हम एलसीएम ले लेते हैं 120। ये कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। बस क्वेश्चन खत्म। 20 की चाल से भी 120 गया, 30 की चाल से भी 120 गया,
40 की चाल से भी 120 और 60 की चाल से भी 120। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 4 गुना 120 अपॉन टोटल टाइम, तो 6 4 10, 3 13 और 2 15, 15 अट्ठे 120 और फाइनली आंसर आ जाएगा 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिनका 32 नहीं था उनका गलत है, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। तो जो ये क्षेत्रफल वाली बात दी है ना उसने, एरिया वाली बात, याद रखना ये हमारे लिए मायने नहीं रखती, ठीक। और अंडर रूट निकाल कर क्षेत्रफल से इसकी भुजा आएगी, किंतु हमें भुजा की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। क्लियर है। तो केवल हम चाहे भुजाएं, देखो अब से पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें केवल स्पीड थी, कहीं पर भी मतलब केवल स्पीड दे रखी थी और कहीं पर भी उसने भुजा की लंबाइयों के बारे में बात नहीं की थी। केवल इतनी बात की थी, उसने बताया था कि जिन भुजाओं पर वो चल रहा है इन चाल से उनमें लंबाइयाँ बराबर है। वही चीज़ उसने ये वर्ग कह के कह दिया। तो वर्ग कहते ही प्रत्येक भुजा की लंबाई अपने आप ही बराबर हो जाएगी, तो वो आपको समझना होगा। क्लियर है। कोई डाउट किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए हटा देता हूं इसे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। दो ट्रेनें एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती है और क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे की तुलना में 225 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। दो स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है दो स्टेशन जो है उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फटाफट क्वेश्चन कीजिए, आप लोगों के सामने है। आई होप कि सभी इसका उत्तर जल्दी और बहुत मतलब जल्दी और सही देंगे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए और मुझे इसका उत्तर बताइए तेजी से सभी। सभी करेंगे। और मैंने आप लोगों से बताया है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, मुझे खासकर तौर से उन स्टूडेंट तक, एटलीस्ट उन तक तो आप पहुंचा ही सकते हो जो ज़रूरत है जिन्हें कोचिंग की, ठीक। चलिए मैं कराता हूं, है ना। देखो उसने कहा है दो ट्रेनें एक साथ अलीगढ़ और दिल्ली से, दो ट्रेनें एक साथ अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती है और क्रमशः मान लो ये चल रही है 85 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन चल रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक साथ चली, मान लो किसी एक स्थान यहां पर में मिलती है, तो अलीगढ़ से जो ट्रेन चली है अर्थात जिसकी गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे इस मीटिंग पॉइंट यानी कि एमपी तक आने में जितना समय लगता है उतना ही समय दिल्ली से एमपी तक आने में लगेगा। मीटिंग टाइम के लिए याद रखना दोनों गाड़ियां जब एक साथ चलती है तो किसी एक निश्चित स्थान पर जब वे मिलेंगी तो दोनों गाड़ियों को अपने प्रारंभिक स्थान से उस स्थान तक जहां पर उन्हें पहुंचना है या जहां पर वे एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक, उन स्थान तक की जो दूरी होगी, जो समय होगा वो बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। चलिए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो गाड़ी अलीगढ़ से मीटिंग पॉइंट तक चली जहां पर भी मिले, यदि उसे यहां से यहां तक आने में टी घंटे लग रहे हैं तो दिल्ली से एमपी तक आने में उस गाड़ी को भी टी घंटे ही लगेंगे। ये बात आपको समझनी होगी। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है अब ज्ञात होता है कि दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी की तुलना में 225 किलोमीटर अधिक चली। पहले बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। मतलब इसकी गति कम है, इसकी गति ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा दूरी चलेगी।
इसका मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर चलती है तो दूसरी गाड़ी क्योंकि इसकी गति ज़्यादा है तो x प्लस 225 किलोमीटर चलेगी। और ये 225 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसने कहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे से मिलती है तो ज्ञात होता है कि दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 225 किलोमीटर अधिक चली है। अगर मैं ये कह दूं कि 85 की चाल से, या हमेशा बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाते हैं, तो मैं इनके डिफरेंस का अंतर करने वाला हूं। यानी कि 110 की चाल से t घंटे में चली गई दूरी, भाई जो दिल्ली से चली है उसकी गति कितनी है 110, और 110 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए t घंटे में ये वही दूरी आएगी जो दिल्ली से मीटिंग पॉइंट तक है। उसमें से यदि मैं 85 की गति से चलते हुए 85 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए t घंटे में चली गई दूरी को घटा दूं, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से ये वाली दूरी घटा देता हूँ, तो जो ये अंतर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 225। दिया हुआ है ना भाई, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, इससे कितना 225। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और 10 25t बराबर 225, अर्थात t का मान आ जाएगा 9 घंटे। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताइए। अब डिस्टेंस पूछिए तो डिस्टेंस डायरेक्ट आ जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 85 की चाल से 9 घंटे में चली गई दूरी, प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस 110 की चाल से 9 घंटे में चली गई दूरी। भाई ये दूरी 85 की चाल से 9 घंटे तक चला, यहाँ पर भी 9 घंटे लगे, किंतु चाल कितनी थी 110। यदि इसमें से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 195, ठीक है ना। कैलकुलेट करूँगा तो 9 पंजे 45, बचा 4, 19 निमा 171 और 4 175, तो डिस्टेंस आ जाएगी 1755। ठीक है, कोई डाउट कन्फ्यूजन? कमेंट सभी को करना है, चाहे आप लाइव देख रहे हो और चाहे लाइव के बाद देख रहे हो, ठीक है ना। कमेंट सभी को करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, आपका एक कमेंट मुझे उन स्टूडेंट तक पहुंचा देगा जिन्हें रियल में पढ़ना तो चाहते हैं बट किसी आर्थिक कमजोरी या ट्रैवल या यात्रा यातायात, ठीक है, इसके रीजन की वजह से वो कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते या घर वालों के प्रेशर की वजह से, ठीक है ना। तो वे स्टूडेंट मेरी इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे आपके लाइक कमेंट और शेयर से, ठीक है। तो कमेंट सभी को करना है। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए किसी को, अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलने वाला हूँ। सिंपल सा है, मीटिंग पॉइंट मान लिया, यानी कि 85 की चाल से t घंटे में चली गई दूरी और 110 की चाल से t घंटे में चली गई दूरी, उसका जो डिफरेंस है वो 225 है, जैसे कि उसने दिया है, यानी कि 25 t बराबर 225, t का मान 9, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अलग और ये डिस्टेंस अलग जोड़ा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1755, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज पहले 440 किलोमीटर की चाल से उड़ान भरता है तथा एक निश्चित दूरी तय करता है। इसे अब तक तय की गई दूरी से 770 किलोमीटर कम दूरी तय करनी थी, लेकिन यह 660 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 550 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बैंक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है, तो करना सभी। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को सही और जल्दी करता है। फटाफट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट इस क्वेश्चन को सभी करके मुझे इसका उत्तर बताएंगे तेजी से। SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सभी करेंगे, कोशिश सभी को करनी है, इतना भारी क्वेश्चन नहीं है बट कोशिश सभी को करनी पड़ेगी।
और जी 550 है, इसे 500, हाँ ठीक है, करेक्शन किया हुआ है, इसे 500 है वैसे। उसने पूछा है तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज समझना, ये क्वेश्चन जो होगा वो एलिगेशन से होगा। पहले बेसिक से बताता हूं, है ना, फिर समझ में आएगा क्या क्या समस्या है बेसिक से इस क्वेश्चन में, है ना। फिर मैं एलिगेशन से समझाऊंगा, और जिन्होंने एलिगेशन एक बार किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो थोड़ा सा समझेंगे, देन इसके बाद जब एलिगेशन कराऊंगा तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज पहले 440 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता है, ठीक, और एक निश्चित दूरी चलने के पश्चात वह अब तक तय की गई दूरी से 770 किलोमीटर कम दूरी तय करना चाहता है। मान लो यहां पर उसके द्वारा जो दूरी तय की गई वो x किलोमीटर है, तो यानी कि आगे जो उसके पास दूरी बची है अब तक जितनी तय कर चुका उससे 770 किलोमीटर कम दूरी तय करनी है, ठीक है ना। और इस दूरी को जो वो तय कर रहा है वो तय कर रहा है 660 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। अब क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो समय लिया है वो t1 है और यहां पर जो समय लिया है वो t2 है, ठीक है ना। यहां पर जो समय लिया है वो t1 है और यहां पर जो समय लिया है वो t2 है। उसने कह दिया कि संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसके द्वारा टोटल दूरी ज्ञात कीजिए, कितनी दूरी वो टोटल चला। अब देखो अगर मैं ये कह देता हूं कि 440 की चाल से t1 घंटे में चली गई दूरी, ठीक, और 660 की चाल से t2 घंटे में चली गई दूरी, बराबर इसका जो अंतर आएगा वो 770 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 440 की चाल से वो जितनी दूरी चला है 660 की चाल से वो इसके मुकाबले 770 किलोमीटर कम चला है। तो यहां पर दूरी ज़्यादा है, यहां पर दूरी कम है, तो अंतर कितना आ गया 770। अब दूसरी बात, संपूर्ण यात्रा के लिए एवरेज स्पीड भी दे दी। संपूर्ण यात्रा के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई x प्लस x माइनस के 770 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t1 t2 बराबर एवरेज स्पीड कितनी दी है उसने 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब क्वेश्चन में समस्या आई कि जब मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा, जैसे इसे सॉल्व करते हैं, 110 से कटेगा 4 बार, 110 से कटेगा 6 बार और 110 से कटेगा 7 बार, ठीक। तो मुझे पता चलेगा 4t1 माइनस 6t2 बराबर 7, ठीक। और दूसरा मुझे यहां पर चाहिए t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, और यदि मैं यहां पर कैलकुलेट करने जाऊंगा तो x का मान और t1 t2 दो अननोन वैल्यू, देखो फाइनली सीधी सी बात है, समझो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाह रहा। मेरे पास जो अननोन वैल्यू है वो कितनी है t1 t2 और x, ये वाली बात क्लियर है, t1 t2 और x तीन अननोन वैल्यू है, जबकि इक्वेशन है मेरे पास दो। तो अब समझ में आ गया होगा कि यदि तीन अननोन वैल्यू है तो और इक्वेशन है दो, तो हम उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। तो यानी कि इस क्वेश्चन को बेसिक से इस तरीके तो नहीं किया जा सकता। फिर करना कैसे है, तो फिर ये किया जाएगा एलिगेशन से। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एलिगेशन के बारे में बता दूंगा, देन उसके बाद इसे मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो एलिगेशन से कैसे होगा, तो समझो जरा क्वेश्चन को। एलिगेशन में क्या होता है, वो हमें दो कैटेगरी देगा, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ठीक है ना। वो किसी भी वैल्यू को, किसी भी संख्या को, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी रुपीस को, किसी अमाउंट को या किसी डिस्टेंस को
या किसी भी चीज़ को यदि दो कैटेगरी में तोड़ दें और उसके बाद उन दो कैटेगरी को एक साथ मिक्स करके एक कैटेगरी मिक्स बना दे, मिक्स कैटेगरी बना दे। जैसे कि उसने कहा है कि कोई एक व्यक्ति कुछ दूरी कितने की चाल से, 440 की चाल से, ठीक है, आगे कुछ दूरी जो कि यहां के मुकाबले कम है 770, वो दूरी तय करता है वो 660 किलोमीटर की गति से, और संपूर्ण यात्रा की औसत चाल दे दी गई 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समझो उसने क्या करा, डिस्टेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो डिस्टेंस है उसे उसने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी में जो वो डिस्टेंस चला वो 440, दूसरी कैटेगरी में कितना चला 660, और ओवरऑल कितना चला तो 500। एलिगेशन में यही होता है। यदि आपको समझ में आ रहा है एलिगेशन तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को कहीं पर लास्ट में ले जाकर लिख लेना, देन उसके बाद जब मैं एलिगेशन कराऊंगा तो वापस रिपीट कर लेना इस क्वेश्चन को, तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब होता क्या है, एक फॉर्मेट होता है STD। यदि हम यहाँ पर स्पीड लेते हैं तो जो हमारा इसे तिरछा घटाना होता है हमेशा, ऐसे तिरछा। जब भी हम तिरछा घटाएंगे तो ये आ जाएगा 60, इसे भी ऐसे तिरछा घटाना है तो 60 आएगा ना, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 160। 20 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी या एक रेशियो आएगा, किंतु वो रेशियो होगा, अगर स्पीड ले रहे हैं तो वो अनुपात आता है टाइम का। समझना, जितना समझ में आ रहा है उतना बढ़िया है, जितना नहीं आ रहा, जिन्होंने आज तक कभी एलिगेशन नहीं किया उनके लिए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो जिन्होंने किया है वे मान के चलो, और जिन्हें सीखना है वो सीख सकते हैं ही के ही। बाकी जब एलिगेशन चैप्टर कराऊंगा वहां से और चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक, तो इसका मतलब है कि वो 440 की चाल से 8 समय तक चला और 660 की चाल से T समय तक चला, तो बस मतलब 3 समय तक चला। तो अगर मैं कह दूं 440 की चाल से 8T घंटे में चली गई दूरी माइनस 3T की चाल से, या 660 की चाल से 3T घंटे में चली गई दूरी का अंतर दे दिया गया 770। ठीक, 110 से कट जाएगा 4 बार, 110 से कट जाएगा 6 बार, 110 से कट जाएगा 7 बार, ठीक है ना। और 8 चौक 32T, 6 × 18T बराबर 7। ठीक, 8 चौक 32T, इसे घटाते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा 14T बराबर 7, यानी कि T का मान कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब यहां पर जो वो चला है, यहां पर उसके द्वारा लिया गया समय है 4 घंटे, ये समय था, और यहां पर जो समय लिया गया है वह है 3/2 घंटे। बस अब तो कर ही लेंगे, दूरी निकालनी है तो डायरेक्ट दूरी क्या आ जाएगी, तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, 440 की चाल से 4 घंटे में चली गई दूरी प्लस 660 की चाल से 3/2 घंटे में चली गई दूरी। कैलकुलेट कर लेना, जो भी होगा वो आप लोगों का आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जिन लोगों ने आज तक कभी एलिगेशन नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन को बैक साइड जाइए रजिस्टर के, जहाँ पर भी आप नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक, और वहाँ पर जाकर उसे लिख लीजिए। जब एलिगेशन समझाऊंगा तो उसके बाद आप उस क्वेश्चन को दोबारा से आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, बशर्ते आपको एलिगेशन आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं हटा रहा हूं। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना है ना, वीडियो को रिपीट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। अगर चाहते हो कि एक बार और समझाऊं, वीडियो को रिपीट कर लेना, क्योंकि अभी भी पूरा ही समझाना है, तभी भी पूरा ही समझाना है, ठीक। लेकिन जिन्हें एलिगेशन आता उन्हें जल्दी जल्दी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जिन्हें नहीं आता वो वेट करे, तब मैं एलिगेशन चैप्टर समझाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर लेना। तो आप नोट्स के बिल्कुल लास्ट में लिख सकते हैं इसे, क्योंकि जब मैं आपका कोर्स पूरा करूंगा तो आप वैसे भी रजिस्टर आपका भरने वाला हो रहा होगा, तो ये क्वेश्चन वैसे ही अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हाँ जी ये रहा। अगला है, एक ट्रेन अपनी दूरी का 2/7 भाग तय करने के बाद अपनी गति 21.66% कम कर देती है और अपने गंतव्य स्थान पर 65 मिनट की देरी से पहुंचती है। पूरी दूरी
तय करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन अगर किसी ने पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस किया है तो उसे समझ में आ रहा होगा कि ये सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा दुर्घटना से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आता है इसमें दुर्घटना से रिलेटेड, तो दुर्घटना वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कराने वाला हूँ। पहले बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ, देन इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन दुर्घटना वाला ले लूँगा, तो वहाँ से और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूँ दुर्घटना वाला कॉन्सेप्ट। रेलगाड़ी आएगी, खराबी आ जाएगी क्योंकि उसमें कुछ दुर्घटना हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके का कुछ ही कॉन्सेप्ट है। फटाफट इसे कीजिए, मुझे आंसर बताइए, देन इसके बाद मैं आप लोगों को इसे समझाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से, और सिंगल लाइन, बहुत ही सिंगल 1-2 लाइन के अंदर अंदर सॉल्व करना मैं आप लोगों को सिखा दूँगा। फटाफट कमेंट करके मुझे इसका उत्तर बताएंगे जिसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। करिए फटाफट। चलिए मैं कराता हूँ। देखो, उसने कहा है एक ट्रेन अपनी दूरी का 2/7 भाग तय करने के बाद अपनी गति 21.66% कम कर देती है। देखो, मान लो संपूर्ण जो यात्रा है वो 7 है। उसने यात्रा का 2/7 चला, यानी कि 2 चल चुका। ठीक, और उसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो शेष जो यात्रा बची वो 5 बची। यहां तक बात क्लियर होती है? यहां तक बात क्लियर होती है ना भाई? उसने कहा है कि यात्रा का 2/7 भाग तय करने के पश्चात उसने अपनी गति 21.66% कम कर ली। ठीक है ना, 21.66% उसने अपनी गति को कम कर लिया। ठीक, तो इसका मतलब है कि 2/7 में से 2 दूरी, ठीक, वो अपनी वास्तविक चाल से चली और उसके बाद उसने अपनी गति का बदलाव कर लिया, यानी कि 2 भाग चला वास्तविक चाल से और बाकी जो भाग चला वो चला 5 भाग कितने की चाल से? तो वो चला 21.66% कमी के पश्चात। हमें यह देखना है, दुर्घटना वाला क्वेश्चन समझ लो, चाहे इसे एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जिस स्थान से गति परिवर्तन हुआ, ठीक, वहां से गति या चाल के बदलाव का अनुपात ज्ञात करना है, बस आंसर आ जाएगा। जहां से गति परिवर्तन हुआ, जैसे कि यहां के बाद गति परिवर्तन हुआ, तो यहां के बाद से चाल का बदलाव ज्ञात करना है। अब देखो, या तो तुम इसे पहले मान लो चाल है 100 और बाद में हो गई 79.3634, लेकिन इसे तो कैलकुलेट करना बहुत टफ है, तो एक काम कर लेते हैं, जैसे कि 21.66 है, हम इसे यहीं कहीं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखो मैंने आपको एक दिन फ्रैक्शन बताए थे, तो मैं इसे एक ऐसे फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं जिसका मान मुझे पता है। जैसे 20% में इसे लिख सकता हूं 20 प्लस 1.66% लिख सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 और 1.66, तो 1 तो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं, और 0.66 का मतलब होता है 2/3% है, लेकिन ये परसेंट हट चुका। मैंने 1.66% को 1 सही 2/3% अलग से लिख दिया। ठीक, या फिर ऐसा कुछ समझो, मैंने इसे लिख दिया 20 प्लस 1 सही 2/3, तो फाइनली हो जाएगा 20% प्लस 3 ही कम 3 और 2 5/3% अलग से। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपने अनुसार आप किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं। तो पहले मैं साइड में सॉल्व करके बता देता हूँ। 20% का मतलब 20/100 प्लस 5/3% का मतलब 5/3, तो ये कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो फाइनली ये आ जाएगा तुम्हारा 1/5 प्लस 1/60। नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो
तो नीचे का एलसीएम 60 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 1, तो फाइनली आ गया 13/60। ठीक, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे 21.66 है तो 21 को मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 1.66%। ठीक, तो 20% तो अलग हो गया, ये तो हमें आसानी से पता है, और 1.66 का मतलब 2/3%। इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो गया 20 प्लस के 5/3%। 20% को अलग सॉल्व किया और 5/3% हटाने के लिए दोनों केस में बटे में लगा दिया जाता है। तो 1/5 प्लस 1/60 कैलकुलेट किया था 13/60। इसका मतलब इसे मैं हटा रहा हूं। ठीक, फटाफट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस कैलकुलेशन का, यदि लेना चाहते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो मुझे इसे हटा के क्वेश्चन को अलग से ही सॉल्व करना होगा। चलिए, ये कैलकुलेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, देखो जी, अब दोबारा से उसने कहा है कि 2/7 दूरी तय करने के पश्चात, यानी कि 2 दूरी यहां पर और 5 दूरी शेष, तय करने के पश्चात उसने अपनी गति 21.66% कम कर ली। 21.66 का मतलब है कि 13/60। अभी सॉल्व करके बताया, तो इसका मतलब है यदि प्रारंभ में और बदलाव के बाद में यदि प्रारंभ में उसकी गति 60 थी तो उसने 13/60 कम कर ली, यानी कि 60 में से 13 की कमी कर ली, तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 47। बदलाव आ चुका। ठीक, लेकिन ये बदलाव किसका आया, चाल का। और मैंने अभी एक लाइन लिखी थी आपको कि जिस बिंदु से गति का बदलाव होता है, क्या लाइन लिखी थी कि जिस बिंदु से गति का बदलाव होता है उस बिंदु के बाद चाल का अनुपात ज्ञात करना है। उस बिंदु के बाद से चाल का अनुपात ज्ञात करना है। यदि आप चाल का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं देन आपको समय का भी अनुपात आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब समझो, उसने कहा है कि वह 65 मिनट देरी से पहुंचा। भाई जो देरी कैलकुलेट हुई वो यहां से यहां तक के लिए हुई, क्योंकि इससे पहले तो वो बिल्कुल सही गति से चल रहा था, तो यहां पर तो कोई देरी नहीं हुई ना, इस केस में कोई देरी नहीं है। तो जो देरी हुई वो यहां से यहां तक के लिए हुई। चाल का अनुपात जो आएगा वो यहां से यहां तक के लिए आएगा। समय का अनुपात जो आएगा वो केवल यहां से, याद रखना, जहां से चाल बदली अनुपात भी वहां से गंतव्य बिंदु तक का आएगा। यानी कि अगर यहां से दुर्घटना ना होती तो वो 47 मिनट में पहुंच जाता, किंतु दुर्घटना होने के बाद वो 60 मिनट में पहुंचा। अब उसने कहा है कि वो 65 मिनट देरी से पहुंचा। उसका देरी का कारण क्या है, चाल का बदलाव। चाल कहां पर बदली, यहां पर, तो यानी कि यहां से यहां तक का समय का बदलाव कितना है, 65 मिनट, क्योंकि देरी यहीं से हुई। तो मेरे हिसाब से यहां से यहां तक का समय का बदलाव कितना हुआ, 13, 1 का मान 5, ठीक है ना। तो अगर मैं ये देख लूं, अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलता है, ठीक, तो वास्तविक चाल से चलेगा तो उसे केवल यहां से यहां तक, इस बात को मैं बार बार पॉइंट कर रहा हूं कि जो समय आएगा ना वो समय हमेशा उसके बाद से आएगा जहां पर दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के बाद से गंतव्य के लिए आएगा सीधा, ये बात ध्यान रखना। तो दुर्घटना के बाद से गंतव्य के लिए समय 47 हमें वास्तविक समय बताएगा, और ये मैं बदला हुआ, लेकिन हमें तो वास्तविक समय के बारे में बात करनी है। उसने कौन सा पूछा है, उसने पूछा है हमारे से कि पूरी दूरी तय करने के लिए, ठीक, फाइंड द प्रेजेंट टाइम। तो पूरी दूरी तय करने के लिए उसे लगने वाला सही समय, मतलब जो वर्तमान में लगा, यानी कि यहां वाला तो सही समय लेना है और यहां वाला लेट वाला लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरी यात्रा का सही समय ही निकालेंगे, ये बात मैं क्लियर कर देता हूं, कारण बताऊंगा क्यों। यहां से यहां तक यदि सही समय कितना लगेगा तो वो लगेगा 47, 5 7 35, बचा कितना है 3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 3 23, ठीक, यानी कि 235 मिनट उसे यहां के बाद से लग रहे हैं, ठीक। लेकिन ये जो समय लगा है वो 5 दूरी के लिए लगा है, तो यानी कि अब केस चेंज हुआ, मैं कह दूंगा 5 दूरी के लिए जो समय लगा वो 235 है, तो एक दूरी के लिए जो समय लगेगा 5 चौक 20, 5 7 35, ठीक। एक दूरी के लिए जो समय लगेगा वो 47 है। संपूर्ण दूरी कितनी है, तो संपूर्ण दूरी 7 है, तो 7 दूरी के लिए जो समय लगेगा वो गुना 7, 7 7 49, 4, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32 मिनट। यहां तो कोई कंफ्यूजन है बताओ।
देखो मैं चाहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत आसानी से आप लोगों को समझाऊं। ये मत देखना कि बहुत सारा समझाया, बहुत सारा नहीं समझाया, गिनती के 2 पॉइंट समझाए। क्या? सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बदलाव मैं बता चुका, ये कैलकुलेशन इस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, वो किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है। हमें जहां पर चाल का बदलाव हुआ है वहां के बाद से हमें जहां पर चाल बदली उसके बाद से चाल का बदलाव चाहिए, देन उसे समय का बदलाव चाहिए। उसके हिसाब से वो कितना लेट हुआ 65, मेरे हिसाब से कितना लेट हुआ 13, एक का मान 5। तो यदि वो इतनी ही दूरी चलता है वास्तविक चाल से तो उसे समय लगेगा 47। इस 47 ये 60 से केवल यही दूरी आएगी, इसी दूरी का समय आएगा। तो यानी कि 235 मिनट में वो 5 दूरी चलता है, तो 5 दूरी चला 235 मिनट में, टोटल 7 दूरी चलेगा वो 329 मिनट में। लेकिन उसने पूछा है कि अब उसे कितना समय लगा, किंतु हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन की वो कैलकुलेशन की केवल उस चीज के लिए यदि उसे कोई भी मतलब कोई भी दुर्घटना ना होती या चाल में बदलाव ना होता। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि यदि बिल्कुल सही समय की बात की जाए, वास्तविक समय की बात की जाए तो 329 मिनट, लेकिन दुर्घटना होने की वजह से वो 65 मिनट देरी से पहुंचा, तो इसमें 65 मिनट ये मैं जोड़ देता हूं देरी वाले। तो अगर मैं अलग अलग करता तो इसके लिए सही समय निकालना पड़ता, इसके लिए गति के बदलाव के बाद निकालना पड़ता, तो ज़्यादा बेटर है संपूर्ण निकाल लो और जितना देर हुआ वो समय अलग से जोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5 14, हासिल को 1, ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3। तो आंसर आ जाएगा 394 मिनट आंसर। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, 394, हाँ ठीक है, यही आ रहा है 394 मिनट आंसर। ठीक है, तुम इसे आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड करके 60 से। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नया क्वेश्चन था तो बहुत छोटी छोटी बातें मुझे आपको इसमें क्लियर करनी पड़ी, लेकिन अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक, वहाँ से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब कभी भी कुछ दूरी चलने के बाद यदि कोई एक व्यक्ति अपनी गति में बदलाव करता है तो जिस बिंदु से वो बदलाव करेगा, ठीक है ना, जिस बिंदु से वो बदलाव करेगा उस बिंदु से उसकी चाल का अनुपात क्या रहने वाला है, देन समय का अनुपात कंपेयर करेंगे देरी से और वास्तविक समय निकाल लेंगे उस बिंदु जहां पर चाल बदली से गंतव्य तक के लिए। क्लियर है? अगले पॉइंट क्वेश्चन के लिए और देखते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन को यदि आपको दोबारा से समझना है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। देखो, यदि क्वेश्चन को आपको दोबारा समझना है तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना आराम से, क्योंकि रिपीट करने का मतलब क्वेश्चन को दोबारा से उसी तरीके से उसी फ्लो में मुझे दोबारा समझाना होगा। ठीक है, तो इसे मैं हटाता हूं और चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है वो अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक रेलगाड़ी एक निश्चित स्टेशन से 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। 7 घंटे चलने के बाद वह रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और रेलगाड़ी की चाल में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ जाती है तथा रेलगाड़ी 4 घंटे 48 मिनट की देरी से पहुंचती है तथा रेलगाड़ी 4 घंटे 48 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो पूछ रहा है यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। करो फटाफट, क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट करके बताओ मुझे तेजी से। फटाफट सभी कमेंट करेंगे और मुझे इसको उत्तर बताएंगे, है ना? ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो अब से पहले मैंने आप लोगों को कराया है क्वेश्चन। ठीक है ना? ये इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है ये। ठीक है, फटाफट करें, हाँ कमेंट करें सभी तेजी से। उत्तर सभी को देना है, चाहे आप ऑनलाइन लाइव देख रहे हो या आप बाद में देख रहे हो। ठीक है ना? लाइव के बाद देख रहे हो, उत्तर सभी देंगे। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ। सीधा सा पॉइंट बता रखा है कि जहाँ पर भी गति का बदलाव हो, जिस बिंदु के बाद भी गति का बदलाव हो, उस बिंदु के बाद से चाल का अनुपात निकाल लो, बदलाव का अनुपात निकाल लो। जैसे उसने कहा है कि कोई एक व्यक्ति 7 घंटे चला, तो इससे पहले चली गई दूरी या इससे पहले लिया गया समय हमारे लिए मायने नहीं रखने वाला कुछ भी अभी तक स्टार्टिंग में कैलकुलेशन के लिए। उसने कहा है कि वो 105 की चाल से चल रहा था, प्रारंभ में उसकी चाल कितनी थी 105, किंतु बाद में 30 कम हो गई, यानी कि 105 और 30 कम होने का मतलब है कि रह जाएगी तुम्हारी 75, अर्थात
अगर मैं यहाँ से चाल का अनुपात क्रिएट करता हूँ तो 15 सत्ते 105, 15 पंजे 75, चाल का अनुपात आ गया। देन इसके बाद समय का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:7। कोई डाउट किसी को? ठीक है, देखो अब उसने कहा है कि अब वो देरी से पहुंचता है। कितनी देरी से पहुंचता है? तो उसने कहा 4 घंटे 48 मिनट। तो 4 घंटे 48 मिनट को भाग 60 करके घंटे में धर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 चौका 60, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 24/5 घंटे देरी से पहुंचा। फिर मैंने कहा जो देरी लगना या अधिक समय लगना या कम समय लगना वो हमेशा जहां पर उसने समय बदला, चाल बदली, वहां के बाद से गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए होगा केवल। ठीक, इसका मतलब उसके हिसाब से जो लेट हुआ वो 24/5 हुआ, मेरे हिसाब से जो लेट हुआ वो लेट हुआ 2, अर्थात 1 का मान आ जाएगा 12/5। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो इससे पहले किया था। अब आगे उसने पूछा है कि यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक काम कर लेता हूं, मैं देख लेता हूं कि सही चाल से अगर चलता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो समय लगेगा 5। तो क्या मैं 5 का मान निकाल सकता हूं? तो यह आ जाएगा 12 घंटे। इस 5 का मान क्या आ जाएगा? ये 12 घंटे। तो संपूर्ण यात्रा में जो समय लगा वो कितना लगा? तो संपूर्ण यात्रा के लिए वास्तविक समय यदि चाल ना बदलती तो 7 घंटे तो ये लगता और 12 घंटे ये लगे। तो यदि चाल में कोई भी बदलाव ना होता, और ये हमने इस वाले 5 का मान निकाला है, और ये 5 तुम्हारा वास्तविक चाल या वास्तविक समय यानी कि बिना बदलाव वाले को बता रहा है। ठीक, तो मैं कह दूंगा संपूर्ण यात्रा में जो दूरी हो जाएगी वो आ जाएगी टोटल समय 12 और 7 19 गुना बिना बदलाव या वास्तविक चाल कितनी है? 105। ठीक, तो 19 पंजे कितना आ जाएगा तुम्हारा? 95 और 19 ही कम 19, तो दूरी आ जाएगी कितनी? 1995। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट अब से पहले बताया था कि चाल का बदलाव जहां से होता है उस बिंदु से ही हम क्या करेंगे, वहां से चाल का अनुपात निकाल लेंगे, देन समय का अनुपात आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये देख लें कितना लेट ही कितना जल्दी पहुंचा। लेट ही जल्दी पहुंचना वो इस बिंदु जहां पर चाल बदली उस बिंदु से गंतव्य तक के लिए काम करेगा। हमारे हिसाब से कितना समय अधिक लगा? 2। 1 का मान कितना हो गया? ये। तो 5 का मान अगर मैं निकालता हूं तो केवल इतनी दूरी आएगी, क्योंकि 5 केवल उस समय को बता रहा है जो चाल बदलने से गंतव्य तक के लिए है। तो 5 का मान कितना आ जाएगा? 12 घंटे। संपूर्ण दूरी कितनी आ जाएगी? 19 घंटे उसे लगे भाई, 12 घंटे ये और शुरू के 7 घंटे दे रखे, तो 19 घंटे उसे लगे कितने की चाल से? 105 की चाल से। क्लियर है? इसे हम 75 से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये हमने समय निकाला है ना 12 घंटे, या ये जो 7 घंटे हैं, ये उस चाल के लिए है जब वो अपनी प्रारंभिक चाल से चल रहा है, चाल में कोई बदलाव नहीं किया गया। और बिना बदलाव के चाल जो है वो कितनी है? वो है 105। तो 19 घंटे में 105 की चाल से चली गई दूरी कितनी आ जाएगी? 1995। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो हटा देता हूं इसे। चलिए, आई होप कि आज की क्लास में आपको सभी क्वेश्चन वे मिल जाएंगे जैसे आप चाहते थे। ठीक है? और मैंने बताया कि धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन है ये रहा। प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। गंतव्य तक पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। यदि 6 मिनट में 1 मील चलता है, यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है तो बी की गति डैश 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 मिनट में 1 मील होगी। अर्थात तो पूछा है कि जो बी की गति होगी वो कितने मिनट में 1 मील जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है ना? तो समझो जरा, यहाँ पर बहुत आसान है। फटाफट पहले आप सभी विद्यार्थी करो और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओ यदि आपसे होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए।
वो मैं क्लियर करा दूंगा। यदि आपकी क्लियर है तो आप इसका आंसर बहुत जल्दी आसानी से दे पाएंगे। तेजी से 2017 मेंस का ही क्वेश्चन है और बैंक वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट, और सीजीएल मेंस में तो ये आ ही चुका है। कीजिए फटाफट। चलिए मैं कराता हूं। देखो, कोई एक स्थान है जिसके बीच की दूरी 3.5 मील है। बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक, उसने कहा है कि प्रारंभिक बिंदु से ठीक जो बी है वो ए के चलने के 4.5 मिनट बाद चला, यानी कि ए पहले चल चुका और बाद में बी चला 4.5 मिनट बाद। ठीक है, उसने कहा जब ए गंतव्य पर पहुंचा, यहां पर ए पहुंच चुका, उसके बाद वो तुरंत वापस मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद, 1 मील ही तो दिया है, और 1 मील चलने के बाद वह बी से मिलता है। यानी कि अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो बी डायरेक्ट आया होगा इस मीटिंग पॉइंट तक, लेकिन अगर ए के बारे में बात करूं तो ए 3.5 तो ही आया और तुरंत वापस चला, 1 मील ये चला, यानी कि 3.5 तो वो ये चला और 1 मील वो वापस चला। तो क्या मैं कह सकता हूं ए ने जो दूरी चली वो 4.5 मील चली। भाई ए पहले गंतव्य तक पहुंचा तो प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 3.5। जो प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य के बीच की दूरी है वो कितनी है? 3.5। तो ए 3.5 तो 1 चला और 1 मील वो वापस आया, तो ए के द्वारा चली गई दूरी 4.5 मील, बी के द्वारा चली गई दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3.5, किंतु ए तो 1 मील पहले ही आ चुका, यानी कि बी ने ये 1 मील की दूरी कवर ही नहीं की, तो बी के द्वारा जो चली गई दूरी हो गई वो हो गई 2.5, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3.5, जिसमें से ए 1 मील वापस आ गया, तो यानी कि बी को कितना चलना पड़ा? 2.5 मील। यहां तक क्लियर है? अब उसने कहा है कि जो ए है वो 1 मील जाने में 6 मिनट लेता है। जो ए है वो 1 मील जाने में 6 मिनट। अब ए के बारे में बात करते हैं। ए को 1 मील जाने में लगने वाला समय है 6 मिनट, जबकि ए गया कितना? 4.5 मील। आंसर आ चुका आपका, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 4.5 मील जाने में कितना मिनट लगेंगी? तो 4.5 मील को मैं 9/2 लिख सकता हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो कट जाएगा 3 और फाइनली आ जाएगा 27 मिनट। ठीक है, अब जो बी चला वो कितना चला? 2.5 मील, और 2.5 मील जाने में उसे कितना समय लगा? अब यहां पर समझो, जो बी है वो 4.5 मिनट बाद चला, यानी कि बी के चलने के बाद ए को, मतलब बी के 4.5, मतलब जो ए चला वो बी चला, वो ए से 4.5 मिनट बाद चला। और यदि कोई व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति तो चला है 10 बजे और एक व्यक्ति चला है 11 बजे, दोनों एक दूसरे से 12 बजे मिलते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति जितना लेट चलता है वह उतने ही मिनट कम चलेगा। जैसे ये 1 घंटा देर से चला तो ये चला 2 घंटे, ये चला 1 घंटे, तो जो व्यक्ति जितने मिनट लेट चलता है ठीक वो उतना ही कम समय चलता है। जैसे यहां पर ही कितना लेट चला? 4.5 मिनट, तो वो इससे 4.5 मिनट कम चलेगा। इसका मतलब 4.5 मिनट अगर घटा दूंगा तो 4 घटाऊंगा तो 23, तो ये आ जाएगा 22.5 मिनट में। लेकिन उसने पूछा कि 1 मील जाने में कितने मिनट लगेंगे, तो 2.5 मील जाने में जो बी को समय लगा वो इससे 4.5 मिनट कम लगे, क्योंकि वो 4.5 मिनट कम चला, लेट चला। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 27 में 4 गए 23 और 0.5 गया, तो ये बचेगा 22.5 मिनट। ये लेकिन किसका है? बी का। तो बी को 1 मील जाने में कितना समय लगेगा? तो 22.5 अपॉन 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 25 निम्मा 225, तो
तो यही उसने पूछा है कि बी कितने मिनट में 1 मील जाएगा। तो 1 मील जाने में कितने मिनट लगे, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 9 मिनट। ठीक है ना। 2017 मेंस का क्वेश्चन था, केवल और केवल थ्योरी है इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, प्रारंभिक स्थान और गंतव्य स्थान के बीच की दूरी दे दी गई 3.5 मील। 3.5 मील ए चला और 1 मील वापस आया, तो ए टोटल चला 4.5, और जो बी है वो भी चला किंतु वो 1 मील, क्योंकि बी ए वापस आ चुका तो उसने वो 1 मील कम चला, तो बी के द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 2.5 मील। यहां तक क्लियर है। अब आगे जो बी चला वो 4.5 मिनट बाद चला, किंतु उसने कह दिया कि ए 1 मील जाने में 6 मिनट, तो 4.5 मील जाने में उसे लगे 27 मिनट। तो बी ने 4.5 मिनट बाद यात्रा शुरू की, तो इसका मतलब बी ने 4.5 मिनट कम लिए। कितने चलने के लिए, जितना वो एक्चुअल में चला, यानी कि 2.5 मील। तो 2.5 मील जाने में ए से 4.5 मिनट कम, यानी कि 22.5 मिनट लिए। तो 1 मील का समय पूछ लिया, तो आ जाएगा डायरेक्ट 9 मिनट। क्लियर है। आई होप कि यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। और आज के सभी क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से बस एक छोटी सी विनती कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने आपके आसपास मोहल्ले पड़ोस में लड़के रहते हैं या जो भी स्टूडेंट रहते हैं उन्हें, या जो आपके कॉन्टैक्ट में उन्हें, सबको सूचित कर दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है। और उनसे भी कहिए कि वे आगे भी इसी चीज़ को, मैसेज को आगे ट्रांसमिट करें, जिससे आप लोग मुझे उन स्टूडेंट तक पहुँचा दें जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। बस छोटा सा यही अपील है। ठीक, यदि आप इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक, अदरवाइज ऊपर वाला पहुंचाएगा तो है ही उन स्टूडेंट तक कैसे न कैसे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल को लेक्चर नंबर 32 एसटीडी के सेम टाइमिंग 9:30 बजे से रात 10:30 बजे तक। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी विद्यार्थियों को। लाइक और शेयर सभी को करना है।